पहले एक नज़र बाजार में डालते हैं। बिल्कुल जो ताज़ा गर्मा गर्म हाल है वो निफ्टी 77 पॉइंट करीब नीचे है, बैंक निफ्टी 87-88 पॉइंट नीचे है। तो यहाँ उतनी बड़ी चिंता नहीं है, चिंता मिड कैप में है जो 450 पॉइंट नीचे है। 1:6 का, एक से ज़्यादा, मतलब एक के सामने 6 से ज़्यादा शेयर कमज़ोर है। मिड कैप में आज अच्छी पिटाई हो रही है, तो हर राइस पे सेलिंग का माहौल बना हुआ है। जैसे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, बिकवाली हावी हो जाती है, और यही एक तस्वीर बनती हुई दिख रही है। सरवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, दुर्गा नवमी की बहुत शुभकामनाएं आपको। बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका इस वक्त क्या नज़रिया है? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी, और सबको नवमी की, और कल छुट्टी है तो दशहरे की, विजयदशमी की भी पूरे सीएनबीसी परिवार को और सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये शुभ दिन आ रहे हैं और अब कोशिश यही रहेगी कि हम अपने अंदर वो परिवर्तन ला सकें जो सब चाहते हैं। तो गुड और ईवल वाला जो स्टोरी है वो यहाँ है। बट बाजारों में देखिए, हमने अगर आपका शो, आपका ही चैनल 19,800 के आसपास से बोल रहे हैं कि भाई देखिए, अब मीडियम टर्म बायसेस नेगेटिव हो गए हैं, शॉर्ट टर्म में भी रेंज का अपर एंड कंप्लीट हो गया था। तो वहां से यही हमने राय दी थी कि भैया यहाँ से बेच के काम करिए, एग्रेसिव ट्रेडर्स बेच के काम करें, और जो 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 कंजर्वेटिव या लेट बैक पैसिव इन्वेस्टर्स हैं वो भी थोड़ा सा कैश ड्राई पाउडर बना के चले, नीचे में लेने के मौके मिलेंगे। तो आई थिंक अब वो 19,350 19,850 की जो रेंज है उसके लोअर एंड की तरफ बाजार ढलक तो गया है। अब वो खाली रेंज कंप्लीट करने की बात है। बट थॉट यही है, जैसे आपने बोला कि जो हमने पहले भी बोला हुआ है कि जिस तरह से बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 18-24 महीनों में, और जिस तरह से मिड कैप ने आउट परफॉर्म किया, स्मॉल कैप मिड कैप ने आउट परफॉर्म कर दिया था इंडेक्स को, ये दोनों समावेश जो होते हैं ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म अच्छे नहीं होते, क्योंकि वहां से भी बाजार में इंडेक्स में एवरेज 25 से 30% की गिरावट आती है। तो हिस्टोरिकली जब इस तरह के सेटअप्स बने हैं तो हमने वार्न किया है, तो होपफुली लोगों ने इसका फायदा उठाया हो और इस व्यू से थोड़े पैसे बनाए हो, थोड़े पैसे बचाए हो, यही मान के चलते हैं। बट मेरे हिसाब से मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म बायस डाउन है। लाल टाई मेरी साल भर के बाद निकली थी, वो पहन रहा हूं। आज तो कुर्ता पहन के आया हूं, बट लाल टाई निकल गई है। ये लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया हो तो लास्ट 2 हफ्तों से लाल टाई पहन रहा हूं। ओके, तो दबाव है बाजार में थोड़ा सा, लालटे पहने हुए, लेकिन निवेश के अच्छे मौके आपको इस बीच मिलेंगे, और यही हमारा काम भी है कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज से परिचय कराएं। चलिए अब सवाल लेते हैं। बहुत सारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं। अभिजीत दत्ता जी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। अभिजीत दा, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दुर्गा नवमी की। बताइए सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास कल्याण ज्वेलर्स 55 शेयर है दाम से, लॉन्ग टर्म के लिए सर रखना चाहते हैं। कल्याण ज्वेलर्स किस 298 में लिया है आपने? अभी लिया है क्या, एक दो दिन पहले? है सर, अभी लिया है सर। और लंबे समय तक रुकेंगे इसमें? ऐसा है सर, है ये सर। सरवेन जी, कल्याण ज्वेलर्स बिल्कुल पीक पे जाके लिया इन्होंने, हालांकि इरादा तो लंबे समय का है, सही किया जी। देखिए, फेस्टिव सीजन आ रहा है, शादी का भी सीजन आ रहा है, तो यूजुअली इस टाइम में आप देखेंगे ज्वेलरी स्टॉक्स और गोल्ड भी अच्छा परफॉर्म करता है। तो आई थिंक फिलहाल मोमेंटम बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से अब ट्रेड ले लिया है तो ट्रेड में बने रहे, लेकिन इसको ये कोई बाय एंड होल्ड वाला स्टोरी नहीं रहता है कभी भी, क्योंकि गोल्ड के मूवमेंट के साथ इनमें मूवमेंट रहते हैं। तो आपको इसको हर क्वार्टर में रिव्यू करते रहना चाहिए और ये देखते रहना चाहिए कि क्या आपके ट्रेड का डायरेक्शन बराबर चल रहा है। तो आई थिंक मैं इनको 1 से 2 क्वार्टर तक ट्रेड में बने रहने को ही राय दूंगा। और मेरे हिसाब से, क्योंकि ताजा ट्रेड लिया है, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। और मेरे हिसाब से जो डिसेंट मुझे लेवल्स दिख रहे हैं वो 250 के आसपास एक राउंड नंबर भी है, उसके नीचे इनको कहीं इसमें स्टॉप लॉस एक रखना चाहिए और फिलहाल ट्रेड में बने रहना चाहिए। फिलहाल ट्रेड में बने रहिए 1-2 क्वार्टर, उसके बाद आप लोग एक बार रिव्यू फिर से करिएगा, लेकिन 250 पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी जरूर लगाइएगा। RS संधू जी हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संधू जी नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है? सर जी, मेरा तो 2 क्वेश्चन है। एक तो अशोक लीलैंड जी, मैंने 1000 शेयर है, 16 रुपीज पे लिया हुआ है, और दूसरा हिमाद्री केमिकल है जो 25 एवरेज के 1000 शेयर है मेरे पास। ओके, बढ़िया, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। सरवेन जी एक एक करके लेते हैं। अशोक लीलैंड संधू जी ने 16 रुपए में खरीदे थे सर, कितने 10 साल पहले लिए होंगे? ये 13 में लिया था जी मैंने, 2000, हाँ ठीक, 10 साल पहले 16 रुपए में लिए। तो क्या बढ़िया शेयर है, देखिए 171 पे चल रहा है, 10 गुना है ना। 1 जीरो लगा दें इसके आगे, और वैसे ही 1 जीरो हिमाद्री के आगे लगा देते हैं। सरवेन जी बताइए दोनों में क्या? वो हिमाद्री मैंने 12 में लिया था जी, वो
2012 में लिया था 25 रुपए का, वो 250 का है। बिल्कुल सही मैंने कहा, एक एक जीरो दोनों के आगे लगाने हैं। सरवन जी, एक एक जीरो और लग सकते हैं क्या? देखिए, एक एक जीरो बिल्कुल और लग सकते हैं, लेकिन फिर समय भी उतना पेशेंस जैसे इनके पास है, बहुत कम लोगों के पास रहता है। तो आई थिंक इनको मुबारकबाद दूंगा कि इतने पेशेंस से इन्होंने ट्रेड्स होल्ड रखे। अब थॉट यही है कि बने रहे मेरे हिसाब से, और बहुत डीप इन द मनी है। कहीं मेरे हिसाब से जितना इनको लगे कि कहाँ तक ये प्रॉफिट में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ट्रेलिंग प्रॉफिट के साथ जो हम खेलेंगे, आपकी भाई मैं इतना ड्रॉ डाउन यहाँ से अब झेल लूंगा, तो आई थिंक वो लेवल्स मेरे हिसाब से अशोक लेलैंड के लिए जो लेवल्स आ रहे हैं मेरे हिसाब से वो कहीं 135-40 के आसपास आ रहे हैं, जो इसके लॉन्ग टर्म मार्कर्स है। अब जब तक उनके नीचे नहीं जाता तब तक इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अगर किसी कारण से 135 के नीचे जाता है जब भी, उस समय मेरे ख्याल से राय ले लें, और इन द मीन टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता जाए, हर महीने हर क्वार्टर में इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते रहे। तो अगर इस क्वार्टर में 135 का लेवल है तो पॉसिबली फॉर एग्जांपल अगले क्वार्टर में 140 हो जाएगा, फिर 145, 5-5 रुपए इसको बढ़ाते रहें, और मेरे हिसाब से ट्रेड में यहाँ पे इनको बने रहना चाहिए। जहां तक रही हिमाद्री केमिकल्स की बात, यहाँ मेरा मानना यह है कि यहाँ पे भी फिलहाल ट्रेड में बने रहे, बहुत डीप इन द मनी है। थॉट यहाँ पे ये है कि भाई ये काफी चला हुआ स्टॉक है, और 280 के आसपास मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इसको 280 300 क्लियर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से अगर उछालों में इनको सब भाव मिले तो मे बी 20-30% अगर प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो रिमेनिंग क्वांटिटी इनकी हमेशा के लिए फ्री हो जाएगी, और फिर उसको होल्ड कर सकते हैं, कैपिटल निकाल लेंगे अपनी। ओके संधू जी, अच्छा ट्रेड था, आपने बहुत अच्छा ट्रेड लिया और लंबे समय के लिए निवेश रखा, तो देखिए बहुत बढ़िया फ़ायदा हुआ। लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी ले लीजिएगा तो आपकी जो कॉस्ट है बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, फिर आप उसको राइड करिएगा। अगला सवाल है दीपक का, झांसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी नमस्कार, बताइए। जी नमस्ते सर। सर मेरा NBCC के 200 शेयर हैं 67 रुपए के भाव से, क्या करना चाहिए सर? बने रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखा है मैंने। लॉन्ग टर्म से मतलब कितने समय तक आप बने रह सकते हैं? ये 1 साल के लिए। सरवन जी, साल भर के लिए NBCC अभी तो इनके भाव से 2 रुपए नीचे ही है। देखिए, ये एक जमाने का बड़ा कंसेंसस डार्लिंग ट्रेड था, इसीलिए इसने इतना डिसअपॉइंट किया है। इतना ज्यादा लोग इससे उम्मीदें लगा के बैठे थे, फिर वो यूजुअली बाजार में वो उम्मीदें फुलफिल होती नहीं है। बट यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है मेरे हिसाब से। इमीडिएट बेसिस पे देखूं तो आई थिंक बहुत ज्यादा 70-72 के ऊपर टिक नहीं पाएगा। नेक्स्ट 3 से 6 महीने की बात कर रहा हूं। अगर किसी कारण से उसके ऊपर टिक गया तो डेफिनेटली एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बहुत ही बुलिश हो जाएगा। बट फिलहाल मुझे लगता है 70-72 पे इसको मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म बहुत सारे हर्डल्स हैं, और लॉन्ग टर्म पिक्चर पलटने में जैसे मैंने बोला अभी टाइम है। तो मेरे हिसाब से 70-72 की रेंज अगर किसी कारण से मिले तो वहां पे थोड़ा मुनाफा बांधने की इनको राय रहेगी मेरी यहाँ पे। इन द मीन टाइम मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस भी लगाएं 60 रुपए के नीचे, और ट्रेड में बने रहें। ओके, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड पे बने रहिए। ब्रिज सिंह जयपुर से जुड़ रहे हैं। ब्रिज जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बताइए सर, क्या मदद कर गया है? सर मेरे पास क्लीन साइंस के 112 शेयर है, 1528 रुपए की खरीद से हैं सर। और जोमेटो है 104 रुपए की खरीद से 405 शेयर है। ओके। तीसरा सर एक क्वेश्चन हो रहा है सर प्लीज। एक गोदरेज प्रॉपर्टी ले रखा हूँ सर, 60 शेयर है, 1758 की प्राइस। 6 से 12 महीने का व्यू है सर। 6 से 12 महीने का व्यू है। सरवन जी 3 स्टॉक है भाई इनके। क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज 112 शेयर 1528। देखिए नीरज जी, थॉट यही है, यहाँ पे जब से लिस्टिंग हुई है वहां से खाली गिरावट का सिलसिला चल रहा है। कुछ बेस आउट होके कुछ नया करे ऐसा इतने छोटे डेटा में नहीं समझ में आ रहा है। एकदम शॉर्ट टर्म को रेंज बता देता हूँ। आई थिंक मोटा मोटी फिलहाल 1260 से लेके तकरीबन 1450 तक की एक रेंज रहेगी, ऐसा मेरा फिलहाल मानना है। बहुत ज्यादा यहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है। जहां तक रही इनकी जोमेटो पे बात, वहां पे भी डेटा तो कमी है, बट एटलीस्ट अभी ये स्टॉक कहीं थोड़ा सा एक शॉर्ट मीडियम टर्म ट्रेंड पकड़ चुका है। तो आई थिंक जोमेटो में तो मैं इनको राय दूंगा कि फिलहाल जिस तरह से चला है आई थिंक ट्रेड में बने रहें, बट एग्रेसिवली एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखें, एक स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव स्टॉप लॉस, और वो मेरे हिसाब से आएगा 104 के नीचे। तो 103 रुपए 80 पैसे का जोमेटो में इनके पास स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और 1 से 3 महीना ट्रेड में बने रहें। ऊपर में अगर यहाँ पे इनको 125-30 के स्तर मिलते हैं तो थोड़ा मुनाफा बांधने की मेरी राय इनको जोमेटो में रहेगी। और इनका तीसरा स्टॉक माफ कीजिएगा ड्रॉप हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज। जी
देखिए यहाँ पे मुझे जो लास्ट 2-3 महीनों का के लेवल्स अगर आप देखें तो वहां पे सेलिंग है लास्ट 3 महीने से। तो डेफिनेटली इस तरह के जब सेटअप्स बनते हैं तो कोई स्ट्रांग हैंड्स यहाँ पे डिलीवरी बेच रहे हैं, कारण उनके मुझे नहीं मालूम, बट फिलहाल यहाँ पे 1750 के आसपास प्रेशर है। तो इसकी जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म पिक्चर जो और बढ़िया होगी वो 1750 के ऊपर होगी। फिलहाल अपनी चाल ये लास्ट 3-6 महीने की जो 40 को चलनी थी मेरे हिसाब से वो चल चुका है, तो यहाँ से रिस्क है इनको। सो आई थिंक 1750 के आसपास किसी कारण से आए तो वहां पे भी थोड़ा मुनाफा बांधना चाहिए। ओके, थोड़ा थोड़ा मुनाफा बांधिए भाई ब्रज जी, ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए अगला सवाल लेते हैं कौशल मिश्रा का, गोपालगंज बिहार से। कौशल जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास CESC का शेयर 3014 है, जिसका बाई प्राइस है 94 रुपये 20 पैसा। सर इसको मैंने 8 सितंबर को लिया था और मैं इसको सोचा कि दिवाली तक रखूंगा, तो सर क्या दिवाली तक मेरा भाव आ जाएगा? 94 रुपये में लिया, अभी चल रहा है 87 रुपये के लगभग। दिवाली में कितने दिन बाकी हैं? 12 नवंबर की दिवाली है, तो 12 दिन उधर और 7 दिन इधर समझ लीजिए आप। सरवेन जी 10-12 ट्रेडिंग सेशन आप मान लीजिए यहाँ से, क्या 86-87 से 94 रुपये जाएगा CESC? नहीं, उम्मीदें और प्रोबेबिलिटीज तो हमेशा रहती हैं हर चीज की इस मार्केट में, बट फिलहाल इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में वहां पहुंचेगा अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने बोला हमारा बाजारों पे रुझान थोड़ा सा नेगेटिव है और इसमें भी मुझे लग रहा है कि तकरीबन 95-100 के जो लेवल्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, तो उनको क्लियर करना इसके लिए इतना आसान भी नहीं होगा। और जिस तरह का स्टॉक है कोई बहुत हाई बीटा स्टॉक नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं और इसलिए इन्होंने इस ट्रेड को लिया है। तो आई थिंक अगर इनके पास दायरा 12-18 महीने प्लस का है तो मेरे हिसाब से ट्रेड में इनको बने रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से 75-78 के आसपास अच्छे लेवल्स हैं, स्टॉप लॉस एरियाज हैं। आई थिंक 75 के नीचे अगर स्टॉप लॉस रखना चाहें तो रखें। नहीं वैसे तो बहुत बढ़िया स्टॉक है, डिविडेंड यील्ड इतनी बढ़िया देता है कि ट्रेड में बने भी रहेंगे 1-1.5 साल तो भी पैसे इनके बन जाएंगे। ओके भाई कौशल जी, अगर इसमें बने रहेंगे तो भी पैसे बन जाएंगे, क्योंकि डिविडेंड भी अच्छा मिलता है, सरवन जी जानकारी बता रहे हैं। और इतना फास्ट जा भी सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप बहुत होप लेके मत चलिए दिवाली के पहले चला ही जाएगा, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। अगला सवाल है मनु का, नोएडा से। मनु जी नमस्कार, बताइए। मनु मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, मनु जी से संपर्क टूट गया है, तो कुछ स्टॉक्स जो आज बहुत फोकस में है उस पर बात कर लेते हैं। सरवन जी BSC धुआंधार तेजी जी, क्या करें? बहुत बढ़िया शेयर है और हमारा फेवरेट भी था नीचे के लेवल्स में, बट अब तो काफी चल गया है, तो यहाँ से तो किसी को नया तो नहीं बोल सकता मैं, बट यही बोल सकता हूँ जिनके पास है आई थिंक ट्रेड में बने रहें और कहीं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखें। जितना भी कंफर्ट हो, जितना भी ड्रॉडाउन इंडिविजुअली झेल सकते हैं उतना उसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के ट्रेड में बने रहना चाहिए। नया निवेश की तो मेरी इस भाव से राय नहीं है। ओके, नया निवेश नहीं करना चाहिए, अगर निवेशित है तो बने रहे। विजय कुमार जी ने 2-3 सवाल भेजे ट्विटर पे। एक तो टाटा कम्युनिकेशन इन्होंने खरीद रखे हैं 1300 रुपये के भाव पे, हर्षा इंजीनियरिंग ले रखा है 472 के भाव पे, और साउथ इंडियन बैंक ले रखा है 22 रुपये 10 पैसे के भाव पे। क्या करना चाहिए? पहले टाटा कम्युनिकेशन बताइए। देखिए टाटा कम्युनिकेशन में तो क्लियर कट मुझे यहाँ पे जैसे भी हम आज बात कर रहे थे कि जिस तरह से साइड इंडाइसेस में, मिड कैप इंडाइसेस में जिस तरह से प्रेशर है, आई थिंक यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि क्लियर कट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। तकरीबन 1750 और 1800 के जोन में काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है और फिलहाल तो जो अभी करंट हाई लगाया है वो तो थोड़ा ऊपर से आया है। तो आई थिंक यहाँ पे मेरा रुझान यही रहेगा कि अब तो अपने लंबे अवधि के दायरों पे आ गया है, तो रिस्क रिवॉर्ड नया तो नहीं है बेचने का, बट आई थिंक यहाँ पे किसी के पास है तो उछालों में निकलना चाहिए इस स्टॉक से। आई थिंक एग्जिट ऑन राइज, ये मेरा यहाँ पे एक व्यू रहेगा। सेल ऑन राइज रहेगा, एग्जिट ऑन राइज रहेगा। साउथ इंडियन बैंक 22.10 की खरीद है। देखिए ये भी काफी चल गया है, अगर इसको मैं देखूं तो लास्ट 1 साल में 1.5 साल में 5 रुपए वाला जो है 5-6 रुपए वाला स्टॉक ऑलमोस्ट 25 पहुंचा है आई थिंक। और जिस तरह से बैंक निफ्टी का रुझान है आई थिंक यहाँ पे भी मेरी राय तो यही रहेगी कि 27-28 के बहुत ज्यादा ऊपर टिक जाएगा इमीडिएटली नेक्स्ट 3-6 महीने में, ऐसा लग नहीं रहा है। तो अगर उससे कम का होराइजन है तो आई थिंक इन भाव से थोड़ा सा एग्जिट या प्रॉफिट बुक कर लें साउथ इंडियन बैंक में। ओके,
स्वागत एक बार फिर से और एक अगला सवाल लेते हैं प्रकाश का, जो हमारे साथ जुड़े हैं अकोला महाराष्ट्र से। प्रकाश जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। मेरे पास ड्रीम फॉक के 200 शेयर है 770 के रेट से, तो मैं इसे रखूं या लॉस बुक करके निकल जाऊं? सर जी ड्रीम फोक्स में नुकसान बुक कर लेना चाहिए क्या? देखिए, यहाँ पे डेटा उतना ज्यादा नहीं है कि मैं इनको ये चीज बोल पाऊँ कि इतनी हिस्ट्री नहीं है कि डिसाइसिवली नुकसान बुक कर लें या प्रॉफिट बुक कर लें। बट थॉट यही है कि यहाँ पे भी इनको यही बोलना पड़ेगा कि भाई लग रहा है ग्रीन शूट्स बन रहे हैं, एक ठीक ठाक पिछले क्वार्टर का कैंडल बना है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से सॉरी मंथली कैंडल ठीक ठाक बना है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से उस कैंडल के लो पे इनको अब कहीं फोकस करना पड़ेगा। आई थिंक 448 के आसपास है, तो 448 के नीचे जाके अगर किसी कारण से बंद करेगा तो आई थिंक तब तो मुझे लग रहा है कि और तकलीफें यहाँ पे आ सकती हैं। बट फिलहाल मुझे लगता है कि वर्स्ट इज ओवर। लास्ट 3-6 महीने के चार्ट देखूं तो मुझे लग रहा है फिलहाल वर्स्ट इज ओवर, जब तक 448 के ऊपर बना हुआ है। तो 448 पे एक स्टॉप लॉस रखे मेरे हिसाब से, इतना खड़े रहे तो 448 पे एक स्टॉप लॉस लगा के क्लोजिंग ओनली बेसिस पे मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। ओके, अगला सवाल एक लॉरस लैब पे सरवीन जी चाहिए। आज 7.5% नीचे है और इसमें ब्रोकिंग रिपोर्ट तो 220 तक के सेल और रिड्यूस कॉल के हैं, नतीजे अच्छे नहीं थे, लगातार 5 क्वार्टर से कमजोर है। तो ये तो खैर अलग की फंडामेंटल कहानी है। चार्ट पे कैसा लग रहा है लॉरस लैब? नहीं, बिल्कुल वीक लग रहा है, बिल्कुल वीक लग रहा है, क्योंकि कारण उसका यही है कि जब ये हमने 21-22 में हमने 21-22-23 इंडेक्स ने अच्छा किया, मिड कैप इंडेक्स ने अच्छा किया, उस पूरे दौर में ये लोअर टॉप लोअर बॉटम ही बनाते रहा। और अभी भी लग रहा है कि जो पुल बैक्स आए शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म, उनमें भी अभी लग रहा है कि 400 450 के आसपास बहुत अच्छी बिकवाली हुई है। तो थॉट यही है कि भाई वीक कैटेगरी का स्टॉक है और वीकनेस यहाँ पे बनी रह सकती है। वीकनेस बनी रह सकती है। एक और स्टॉक नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के, पाइप बनाते हैं प्लास्टिक वाले, काफ़ी कमज़ोर नतीजे थे और स्टॉक की अच्छी खासी धुलाई आज हो रही है। और इसने पिछले कई क्वार्टर से अच्छे नतीजे नहीं दिए, इसलिए इसमें लगातार वीकनेस बनी हुई है। आज भी देखिए 6.5% नीचे है, तो ये तो खैर नतीजों वाली खबर है। चार्ट पर अब इसकी क्या स्थिति बन रही है? देखिए, चार्ट भी हमेशा कुछ ना कुछ तो ट्रैक करते हैं सेक्टर और दुनिया में क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या पर्टिकुलरली इस कंपनी में क्या हो रहा है। तो आई थिंक और चार्ट प्राइस हमेशा थोड़ा पहले चलता है, प्राइस डिस्काउंट न्यूज और प्राइस हमेशा लीड करता है मेरे हिसाब से, न्यूज बाद में आता है। तो मेरा मानना अभी भी यहाँ यही है कि भाई यहाँ वीकनेस और बनी रहेगी। एक साइडवेज कंसोलिडेशन जो हुआ अभी है मोटा मोटी 220 के आसपास, वो रेंज अब नीचे टूट गई है और मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट इमीडिएटली जो मुझे दिख रहा है वो तकरीबन 195-200 और किन्हीं कारणों से वो सपोर्ट लेवल्स टूट गए, तो आपको ये स्टॉक 160 की तरफ भी फिसलता हुआ दिख सकता है। बट पहला टारगेट 195-200। ओके, ये स्थिति बन रही है। सरवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए और दर्शकों की मदद की, इसलिए बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।